अगर मैं सिंगल रहता तो अनलिमिटेड पावर हासिल करके मजबूत बन सकता था, लेकिन मैं एक ऐसे सेक्ट में आ गया जहां जबरदस्ती लाइफ पार्टनर चुनना पड़ता है। सेक्ट की किसी लड़की की नजर मुझ पर ना पड़े, इसलिए मैंने अपनी असली पावर छुपा ली और एक मामूली सर्वेंट बन गया। यहाँ तक कि मैं सेक्ट के पालतू जादुई जानवर के खाने के बचे हुए टुकड़े तक उठा लेता था। अपनी इसी कंजूस इमेज की वजह से मैं आखिरकार अपने मकसद में कामयाब रहा। मैं पूरे 3 साल तक सिंगल रहा और जब मेरे साथ के लोग छोटे मोटे लेवल पार करने के लिए परेशान थे, तब मैं अपने कमरे में आराम से बैठे बैठे ही युआनाइंग स्टेज तक पहुंच चुका था। मैंने सोचा था कि उड़ान भरने तक अपनी इस पावर को छुपा कर रखूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे जबरदस्ती इस मैरिज इवेंट में शामिल होने के लिए चुन लिया गया, जहां इस वक्त स्टेज पर 3 लोग खड़े थे। इस सेक्ट में सिर्फ 3 लोग ही सिंगल बचे थे, जिनमें पहली इस जमाने की सबसे ताकतवर रीइंकार्नेटेड क्वीन ये किंकियान थी। दूसरा सुप्रीम बॉडी और गॉड लेवल की पावर रखने वाला इस कहानी का मैन हीरो लॉन्ग एओटियन था। और तीसरा मैं था, जिसका नाम लियू बो है और जिसे गले में जेड पेंडेंट लटकाकर घूमना पसंद है। इन दोनों को देखकर मैंने चैन की सांस ली और पूरी तरह रिलैक्स हो गया। इन दोनों को देखकर कोई भी कह सकता था कि यह जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है और मुझे तो बस यहाँ एक फॉर्मेलिटी के लिए खड़ा किया गया है। दूसरी तरफ लॉन्ग एओटियन आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वह पिछले 3 साल से ये किंग कियान से एक तरफा प्यार करता था और आज उसका सपना पूरा होने वाला था। तभी उसने अपनी नजरें घुमाई और उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जहां मैं जमीन पर बैठकर आराम से अपनी नाक साफ कर रहा था। मुझे इस तरह देखते ही उसकी आंखों में मेरे लिए साफ तौर पर नफरत, मजाक और एक अजीब सा घमंड दिखाई देने लगा। उसे अपनी तरफ देखता पाकर मैंने मन ही मन सोचा, भाई तुम क्या करना चाहते हो? मुझे बिल्कुल मत चुनना, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग एओटियन कुछ पलों के लिए शॉक रह गया, लेकिन जैसे ही उसे मेरी बात समझ आई, उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह अपने दांत पीसने लगा। वह गुस्से में चिल्लाया, तुम जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बकवास बात करने की? तुम सिर्फ एक मामूली सर्वेंट हो और तुम्हारी औकात मुझसे बात करने की भी नहीं है। इतना कहकर उसने एक गहरी सांस ली और ये किंग कियान की तरफ मुड़ गया। उसने बड़े प्यार से कहा, किंग कियान सिस्टर, जब 3 साल पहले मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसने आगे कहा कि अगर तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करने की कसम खाता हूँ। उसकी यह बात सुनते ही आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाने लगे और सेक्ट के एल्डर्स भी मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। उन्होंने जानबूझकर ये किंग कियान और लॉन्ग एओटियन को आखिर में बचाया था, ताकि इन दोनों की जोड़ी बनाई जा सके। एल्डर्स का मानना था कि अगर ये दोनों एक हो गए और इन्होंने सेक्ट की खास पावर टेक्निक का इस्तेमाल किया तो फ्यूचर में इनकी कामयाबी की कोई लिमिट नहीं होगी। रही बात लियू बो की, तो वह मामूली लड़का यहाँ सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए खड़ा था। तभी एल्डर्स ने कहा, किंग कियान, अब टाइम आ चुका है, तुम अपने पसंद के लाइफ पार्टनर को चुन सकती हो। ये किंग कियान के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उसने लॉन्ग एओटियन को देखा और कहा, मेरा फैसला है। वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स अपनी सांसें रोककर बिना पलकें झपकाए उसकी तरफ देखने लगे। तभी उसके खूबसूरत होठों से आवाज निकली, मैं लियू बो को चुनती हूँ। यह सुनते ही जो स्टूडेंट्स ताली बजाने के लिए तैयार थे, वे सब के सब शॉक रह गए और अपनी जगह पर एकदम सुन्न पड़ गए। यह देखकर लियू बो भी हैरान था और उसने मन ही मन सोचा, सिस्टर, जरा सोच समझकर फैसला करो। आखिर तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिख गया? क्या तुम्हें मेरा बिना नहाए रहना पसंद आ गया है? लेकिन लियू बो से भी ज्यादा तगड़ा झटका पास में खड़े कहानी के हीरो लॉन्ग एओटियन को लगा था। उसने गुस्से में कहा, किंग कियान सिस्टर, आखिर ऐसा क्यों? मैं तुम्हें पिछले 3 साल से प्यार करता हूँ, तो क्या मैं इस मामूली सर्वेंट से भी गया गुजरा हूँ? वहाँ खड़े एल्डर्स ने भी कहा, हाँ किंग कियान, तुम्हें एक बार फिर अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि इस टेक्निक का फायदा तभी मिलता है जब सामने वाले पार्टनर की पावर ज्यादा हो। तुम एक बार फिर सोच लो, अभी भी पीछे हटने का मौका है। इस पर ये किंग कियान ने बड़े शांत होकर जवाब दिया, एल्डर्स, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने जो फैसला एक बार ले लिया है, मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगी। उसकी बात सुनकर एल्डर्स ने अनाउंस कर दिया, मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज से सर्वेंट लियू बो और कोर स्टूडेंट ये किंग कियान एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनते हैं। एल्डर्स की यह अनाउंसमेंट सुनते ही लॉन्ग एओटियन का चेहरा गुस्से से बिल्कुल टेढ़ा हो गया। वह चिल्लाया, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, आज तुम्हारा दिन है तो कल मेरा होगा। किंग कियान, तुम्हें एक दिन अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा होगा। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया और जाते जाते लियू बो को तेजी से धक्का दे दिया। धक्का लगते ही लियू बो को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि क्या मुझे इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन फिर उसने खुद को रोका कि नहीं, अभी ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सेक्ट के बैक माउंटेन में ना जाने कितने पुराने और खतरनाक मास्टर छुपे बैठे हैं। मेरी यह नई युआनिंग स्टेज उन सब के सामने अभी बहुत कम है। इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं इस लड़की को ही हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दूं। तभी अचानक लियू बो के दिमाग में एक आवाज गूंजी, मास्टर, आप इतना परेशान मत होइए, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्या आप उसे सुनना चाहेंगे? इस पर लियू बो ने चिढ़कर कहा, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, जो भी बात है जल्दी बताओ। दिमाग से दोबारा आवाज आई, आप हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? लियू बो ने गुस्से में कहा, तुम सीधे सीधे बताओगे या नहीं? सिस्टम ने घबराते हुए कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। सिस्टम ने आगे कहा, मुझे पता चला है कि मास्टर ने पहली बार अपना लाइफ पार्टनर चुना है, इसलिए आपका सिंगल रहने वाला गॉड गिफ्ट अब ऑटोमेटिकली मैरिज गिफ्ट में बदल चुका है। लियू बो ने हैरान होकर पूछा कि अब यह क्या नई मुसीबत है? इस पर सिस्टम ने समझाते हुए कहा कि मास्टर, इस मैरिज गिफ्ट का मतलब यह है कि आपकी लाइफ पार्टनर जो भी ट्रेनिंग करेगी या आपको जो भी कीमती चीजें गिफ्ट करेगी, वह सब आपको 10 गुना होकर वापस मिलेगा। यह सुनकर लियू बो की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने पूछा कि क्या तुम सच कह रहे हो? सिस्टम ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल,
भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। सिस्टम की बात सुनते ही लियू बो के तेवर तुरंत बदल गए और वह खुशी से चिल्लाया कि अरे भाई, लॉन्ग एओटियन की बातें तो बिल्कुल बेकार थीं। उसने तुरंत ये किंग कियान की तरफ देखा और बड़े प्यार से बोला कि किंग कियान सिस्टर, अभी जो मैंने कहा था वह मेरी ना समझी थी, मैं बस थोड़ा नर्वस था। अच्छा ये बताओ कि हम अपनी शादी की पहली रात कब मना रहे हैं। कुछ समय बाद जब दोनों वापस जाने लगे तो लियू बो ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है सिस्टर, अब आपको आगे तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से वापस चली जाइए। तभी ये किंग कियान ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें यह जानने की कोई क्यूरियोसिटी नहीं है कि इतने सारे लोगों में से मैंने सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना। लियू बो ने मजाक के मूड में जवाब दिया कि इसमें जानने वाली क्या बात है, जरूर तुम्हारी आंखें खराब होंगी। उसकी यह बात सुनकर ये किंग कियान ने सीरियस होकर कहा कि मैं तुम्हें सच बताती हूँ, दरअसल मेरे पास एक बहुत ही रेयर गॉड लेवल का टैलेंट है जिसकी वजह से मैं अकेले दम पर भी सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकती हूँ। लॉन्ग एओटियन सिर्फ मेरा पार्टनर ही नहीं बल्कि मुझ पर अपना हक जताना चाहता था और मैं अपनी लाइफ को इस तरह किसी के साथ मजाक में नहीं जोड़ सकती थी। उसने आगे कहा कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है और तुम्हारे जैसे सीधे लड़के को कंट्रोल करना बहुत आसान है। यह सुनकर लियू बो ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा है, जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही निकला। ये किंग कियान ने आगे कहा कि देखा जाए तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है और इसकी वजह से तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। यह लो, एल्डर्स ने हमें जो इनाम दिया था उसमें से मेरे हिस्से के 10 मैजिकल स्टोन्स भी मैं तुम्हें देती हूँ, इन्हें रखो और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। जब तुम्हारी जादुई पावर एक्टिवेट हो जाएगी तब तुम हर 10 दिन में एक बार ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आ सकते हो। जाते जाते उसने मुड़कर कहा कि हाँ, एक बात और, अगर लॉन्ग एओटियन तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो मुझे तुरंत बताना। ये किंग कियान के जाते ही लियू बो खुशी से झूम उठा और मन ही मन सोचने लगा कि कितनी प्यारी लड़की है यह, आज से यही मेरी सबसे फेवरेट औरत है। क्या इसी को बैठे बिठाए अमीर होने की खुशी कहते हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग एओटियन अपने कमरे में गुस्से से पागल हो रहा था और दीवार पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया कि लियू बो, तूने खुद अपनी मौत को दावत दी है। उसने अपने एक खास आदमी को बुलाया और कहा कि अगर वह लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाए तो किंग कियान सिस्टर के पास मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। उसने ठंडे दिमाग से ऑर्डर दिया कि आज रात को ही उसका काम तमाम कर दो और ध्यान रहे कि पीछे कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। इधर लियू बो अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था और खुद से कह रहा था कि मेरी प्यारी वाइफ ट्रेनिंग के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही है तो भला मेरे पास सोने के अलावा मेहनत करने की क्या वजह हो सकती है। चलो अब आराम से सोते हैं। देर रात अचानक लियू बो की आंख खुली और उसने खिड़की के बाहर देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि इतनी देर से आए लॉन्ग एओटियन का वह आदमी काफी देर तक अपनी पावर छुपाकर बैठा रहा। तभी वह हमलावर कमरे के अंदर आया और बोला कि लड़के, तू थोड़ा स्मार्ट तो है, तूने बिल्कुल सही पहचाना कि मुझे लॉन्ग मास्टर ने ही यहाँ भेजा है। उसने घमंड में आगे कहा कि लॉन्ग फैमिली के पीछे एक बहुत बड़ा और ताकतवर गॉड लेवल का मास्टर खड़ा है जो अपनी एक उंगली से तुझ जैसे कचरे को मसल सकता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई क्वीन के साथ जोड़ी बनाने की? तू तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कछुआ हंस को पाने का सपना देख रहा हो। लियू बो ने उसकी बातें सुनकर एक ठंडी सांस ली और बोला कि आज की रात बहुत हसीन है, जो शराब पीने, तलवार चलाने और किसी का मर्डर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इतना कहते ही लियू बो ने अपनी असली पावर दिखाई जिसे देखकर उस हमलावर के होश उड़ गए और वह डर से कांपते हुए चिल्लाया कि यू आर नइंग स्टेज, तुम इतनी बड़ी पावर के मास्टर कैसे हो सकते हो? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, लियू बो ने एक झटके में उसका खेल खत्म कर दिया। लियू बो ने उसकी डेड बॉडी को देखते हुए कहा कि सच में खूबसूरत लड़कियां सिर्फ मुसीबत लेकर आती हैं, लेकिन यह तो बड़ा कंगाल निकला। उसकी तलाशी लेने पर लियू बो को सिर्फ 30 साल पुराना एक मैजिकल फ्लावर मिला जिसे देखकर उसने सोचा कि चलो अच्छा है, इसे कल सुबह अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दूंगा और साथ ही सिस्टम के 10 गुना वाले ऑफर का टेस्ट भी हो जाएगा। काम खत्म करके लियू बो ने कहा कि आखिरकार सब कुछ साफ हो गया, अब कमरे में चलकर आराम से चाय पीते हैं। जैसे ही लियू बो अपने कमरे की तरफ मुड़ा, उसे झाड़ियों में एक हलचल महसूस हुई और उसने सोचा कि इतनी जल्दी किसी को पता चल गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जब उसने पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा जादुई जानवर बैठा था। लियू बो ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? इस पर उस छोटे जानवर ने बड़े मजे से जवाब दिया कि भला मैं तुमसे क्यों डरूं? लियू बो चौंक गया और बोला कि तुम तो एक बोलने वाले जादुई जानवर हो। जानवर ने कहा कि हाँ, तो इसमें डरने वाली क्या बात है? लियू बो मुस्कुराया और बोला कि एक जानवर का बोलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो इससे पहले बिजली छोड़ने वाला पीला चूहा भी देखा है। अपनी बात कहकर लियू बो ने सोचा कि अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी हो रही है कि बाकी जानवर तो मुझे देखकर दूर भाग जाते हैं, पर तुम छोटे से जीव होकर भी यहाँ से भागे नहीं। उस छोटे जानवर ने मासूमियत से जवाब दिया कि मैं दूसरों के मन की बुरी फीलिंग्स को बहुत आसानी से समझ सकता हूँ। जब भी दूसरे इंसान मुझे देखते हैं तो वे मुझे बेच देना चाहते हैं, मेरा मीट खाना चाहते हैं या मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में मेरे लिए ऐसा कोई बुरा ख्याल नहीं था, इसीलिए मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। लियू बो मुस्कुराया और बोला कि तुम छोटे से जीव सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो। वैसे मैंने देखा कि तुम अभी जादुई एनर्जी खा रहे थे, तो क्या तुम्हारा पेट भर गया? जानवर ने उदास होकर कहा कि नहीं, इस एनवायरनमेंट से सीधे जादुई एनर्जी एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैं यहाँ इस मरे हुए आदमी की बची खुची एनर्जी खाने आया था। ये सुनकर लियू बो ने जेब से एक चमकीला पत्थर निकाला और कहा कि यह लो, इसे खाओ
जैसे ही उस छोटे जीव ने पत्थर को चबाना शुरू किया, ल्यूबो हैरान होकर सोचने लगा कि भाई साहब, ये पत्थर तो इतना मजबूत है कि युआनिंग स्टेज के बड़े बड़े मास्टर भी इसे तोड़ नहीं पाते, पर इसके दांत तो बहुत ज्यादा मजबूत हैं। उसने जानवर से पूछा कि क्या अब तुम्हारा पेट भर गया है? जानवर ने पत्थर चबाते हुए कहा कि अभी पूरा नहीं भरा, क्या आप मुझे एक और पत्थर दे सकते हैं? ल्यूबो ने जैसे ही दूसरा पत्थर उसकी तरफ बढ़ाया, उसने उसे भी पकड़ लिया। जानवर ने धीरे से कहा कि मुझे डर था कि जब मुझे दोबारा भूख लगेगी तब शायद आप मुझे यह पत्थर ना दें, इसीलिए मैंने इसे पहले ही रख लिया। ल्यूबो ने हंसते हुए कहा कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम खाओ और अपने पास रखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस खाने पीने की खुशी के चक्कर में मैं बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, क्योंकि कल सुबह जब लोग इस डेड बॉडी को देखेंगे तो शक सीधे मुझ पर आएगा। उस छोटे जानवर ने गड्ढे की तरफ देखते हुए कहा कि क्या आप इस मरे हुए आदमी की बात कर रहे हैं? इसका सॉल्यूशन तो बहुत ही सिंपल है। उसने आगे कहा कि आपने मुझे इतनी अच्छी चीज खिलाई है, तो आपके इस अच्छे बिहेवियर के लिए मैं इस काम में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जादुई पावर से उस डेड बॉडी को पूरी तरह गायब कर दिया और हवा में चमकती हुई एनर्जी की एक छोटी सी बॉल ल्यूबो की तरफ बढ़ा दी। जानवर ने कहा कि यह उस आदमी की जादुई एनर्जी का असली पार्ट है, इसे आप खा लीजिए, इससे आपकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ल्यूबो ने अपना मुंह सिकोड़कर कहा कि इसे यहाँ से दूर हटाओ, ये बहुत ज्यादा गंदा और अजीब है। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया और ल्यूबो ने चैन की सांस लेकर कहा कि चलो, काम खत्म हुआ। छोटे जानवर ने भी खुश होकर कहा कि हाँ मास्टर, अब सारी मुसीबत खत्म हो चुकी है, चलिए अब चलकर आराम करते हैं। ल्यूबो ने पीछे मुड़कर देखा और हैरान होते हुए पूछा कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? अपने घर जाओ, क्या तुम्हारी मम्मी नहीं है? उस छोटे जानवर ने दुखी होकर जवाब दिया कि मेरा कोई घर नहीं है, इससे पहले मैं हमेशा यहाँ वहाँ छुपकर अपनी जान बचाता फिर रहा था। इतने दिनों बाद मुझे कोई ऐसा अच्छा इंसान मिला है जिसके मन में मेरे लिए कोई नफरत नहीं है और जिसने मुझे इतने अच्छे मैजिकल स्टोन्स भी खिलाए, इसलिए मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। उसने आगे कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा, मुझे यहाँ रखने में कोई खतरा नहीं है और मैं आपके बहुत सारे कामों में आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। ल्यूबो ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, आज से तुम्हारा नाम लाइफू है, चलो मेरे पास आओ। तभी उस छोटे जीव ने धीरे से कहा कि लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि मेरी मम्मी नहीं है? अगली सुबह जब ल्यूबो सोकर उठा तो वह अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए सोचने लगा कि आज सुबह से ही मेरी बॉडी में अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कल रात मैंने सपने में पर्पल कपड़ों वाली किसी खूबसूरत लड़की को देखा था। यह सच में बहुत अजीब है। उसने बेड पर बैठे उस छोटे जानवर को देखा और मन ही मन हंसा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने लंबे समय तक सिंगल रहने की वजह से मुझे अब यह छोटा सा जीव भी बहुत ज्यादा प्यारा लगने लगा है। जानवर ने उसकी तरफ देखा और चिढ़कर पूछा कि आप मुझे इस तरह की अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं? सच सच बताइए, क्या आप मुझे बेचने का कोई प्लान बना रहे हैं? ल्यूबो ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम सुबह सुबह क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस ये सोचकर हैरान था कि तुम मेरे बेड पर कैसे आ गए। उसने बेड से उतरते हुए कहा कि खैर छोड़ो, इन सब बातों को साइड में रखते हैं और काम की बात पर आते हैं। ल्यूबो ने कल रात वाले मैजिकल फ्लावर को अपनी जेब से निकाला और खुशी से कहा कि यह पूरे 35 साल पुराना मैजिकल फ्लावर है, इसके बदले में मुझे जरूर कोई बहुत बड़ी चीज मिलेगी। तभी लाइफू उसे खाने के लिए आगे बढ़ा तो ल्यूबो ने उसे पीछे हटाते हुए कहा कि अरे भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? ल्यूबो ने उसे समझाते हुए कहा कि इसे मैं अपनी प्यारी वाइफ को गिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि जैसे ही हमारा मैरिज गिफ्ट वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा मुझे तुरंत इसका 10 गुना फायदा मिलेगा। यह 35 साल पुराना फ्लावर सीधे 350 साल पुराने कीमती मैजिकल फ्लावर में बदल जाएगा और मेरी तो चांदी हो जाएगी। उसने लाइफू के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि छोटे लाइफू, वह फ्लावर मेरे बहुत काम का है, लेकिन मेरे पास एक दूसरा नॉर्मल फ्लावर भी है, तुम इसे ले लो और आराम से खाओ। लाइफू के थोड़े नखरे दिखाने पर ल्यूबो ने कहा कि अच्छा, अब मान भी जाओ, अगली बार जब भी कोई अच्छी चीज मिलेगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही दूंगा। चलो, अब यह काम भी पूरा हुआ। थोड़ी देर बाद जब ल्यूबो अपनी वाइफ से मिलने पहुंचा तो वहां पहले से ही लॉन्गयोटियन खड़ा था। लॉन्गयोटियन को वहां देखकर ल्यूबो ने मन ही मन कहा कि सुबह सुबह इस पनौती का चेहरा देखना पड़ गया। वहां खड़ी एक गार्ड लड़की लॉन्गयोटियन से कह रही थी कि लॉन्ग मास्टर, हमारी सीनियर कल रात से ही अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जा चुकी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक वह बाहर नहीं आ जाती वह किसी से भी नहीं मिलेंगी, इसलिए आप प्लीज यहाँ से वापस चले जाइए। लॉन्गयोटियन ने एटीट्यूड दिखाते हुए जवाब दिया कि कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़े होकर उनका वेट कर लूंगा। मुझे लगता है कि युआनेंग के मिडिल लेवल पर पहुंचने में उन्हें बस कुछ ही दिनों का टाइम लगेगा। गार्ड लड़की ने सिर झुकाकर कहा कि लॉन्ग मास्टर, आपकी इस समझदारी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तभी लॉन्गयोटियन की नजर अचानक ल्यूबो पर पड़ी और उसे जिंदा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने मन ही मन सोचा कि यह कचरा अभी तक जिंदा कैसे है। ल्यूबो ने उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा कि लॉन्ग ब्रदर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अच्छे से खा रहा हूँ और बढ़िया सो रहा हूँ। लॉन्गयोटियन गुस्से से कांपने लगा और सोचने लगा कि मेरे आदमियों ने जिस सर्वेंट मैनेजर को यह काम सौंपा था वह बिल्कुल बेकार निकला, जो इस लड़के को अब तक खत्म नहीं कर पाया। लॉन्गयोटियन ने अपनी आवाज को कड़क करते हुए ल्यूबो से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोर स्टूडेंट्स का एरिया है, तुम जैसे मामूली सर्वेंट को यहाँ आने की परमिशन नहीं है। ल्यूबो ने मजे लेते हुए जवाब दिया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो अपनी लाइफ पार्टनर ये किंगकियान से मिलने आया हूँ। ल्यूबो ने बात को और बढ़ाते हुए कहा कि दरअसल मुझे कंबाइंड ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैं लॉन्ग ब्रदर से कुछ हेल्प लेने आया था। आप ही मुझे बताइए कि जब मैं किंगकियान के साथ ट्रेनिंग करूंगा तो क्या हमें एक दूसरे के सामने बैठकर हाथ से हाथ मिलाकर बैठना चाहिए या फिर मुझे अपना हाथ किंगकियान की पीठ पर रखकर अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए? यह सुनते ही लॉन्गयोटियन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह चिल्लाया कि ल्यूबो,
तेरी यह बकवास बर्दाश्त करने की एक लिमिट है। उसने गुस्से में लियू बो पर हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और ये किंग कियान बाहर आ गई। उसने ठंडे लहजे में कहा कि लॉन्ग ब्रदर, आप मेरे घर के सामने मेरे ही पार्टनर पर हमला कर रहे हैं। क्या आपकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है? ये किंग कियान को देखते ही लॉन्ग एओटियन ने तुरंत अपने गुस्से को छुपाया और नकली स्माइल के साथ बोला कि किंग कियान सिस्टर, मैं तो बस तुम्हारी नई कामयाबी की बधाई देने यहाँ आया था। रास्ते में मुझे लियू बो मिल गया, तो मैं बस इसके साथ थोड़ी बातचीत और प्रैक्टिस करने की सोच रहा था। ये किंग कियान ने उसकी तरफ बिना किसी इमोशन के देखा और कहा कि अगर ऐसी बात है और आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है तो अब आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद उसने लियू बो की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा कि लियू बो, तुम अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लियू बो ने खुश होकर जवाब दिया कि जी सिस्टर, मैं अभी आया। उन दोनों को अंदर जाते देख लॉन्ग एओटियन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने अपने दांत भींचते हुए कहा कि इस मामूली नौकर में ऐसा क्या है जो किंग कियान इसे इतना भाव दे रही है। कमरे के अंदर पहुंचकर ये किंग कियान ने बड़े प्यार से कहा कि लियू बो, तुम यहाँ बैठ सकते हो। लियू बो ने थैंक यू कहते हुए कहा कि सिस्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने कमरे के माहौल को देखा जो वाकई बहुत शानदार था। ये किंग कियान ने उसे गौर से देखा और कहा कि तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो मेरी खूबसूरती के सामने इस तरह नॉर्मल और शांत बने रहे। तभी लियू बो की गोद में बैठा लाइफू अचानक हिलने डुलने लगा। उसे देखकर ये किंग कियान की आंखें चमक उठीं और उसने कहा कि अरे, कमरे में यह कैसी प्यारी और मीठी सी खुशबू आ रही है। यह सफेद लोमड़ी तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत और जादुई लग रही है। क्या मैं इसे थोड़ा सा प्यार कर सकती हूँ या अपने हाथ में ले सकती हूँ? लियू बो ने बात को घुमाते हुए अपनी जेब से वह जादुई फूल निकाला और कहा कि सिस्टर, इसे छोड़िए, पहले आप इस मैजिकल फ्लावर को देखिए कि यह कैसा है। ये किंग कियान ने उस फूल को गौर से देखा और हैरान होकर कहा कि यह फ्लावर तो स्पेशल जादुई पिल्स बनाने का मेन मटेरियल है। इसके साइज को देखकर लगता है कि यह कई साल पुराना कीमती प्लांट है। लियू बो ने मुस्कुराते हुए उसे आगे बढ़ा दिया और कहा कि अगर ऐसी बात है तो यह फूल मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। ये किंग कियान ने उसे टोकते हुए कहा कि इतने साल पुराना मैजिकल फ्लावर बहुत रेयर होता है और इसकी कीमत कम से कम कुछ 100 मैजिकल स्टोन्स होगी, जो तुम्हारे जैसे सर्वेंट के लिए बहुत बड़ी रकम है। फिर तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? लियू बो ने बड़े सीधे बनते हुए जवाब दिया कि सिस्टर, मेरा टैलेंट बहुत कमजोर है, इसलिए इसे अपने पास रखना मेरे लिए पूरी तरह वेस्ट होगा। आप पिल्स बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो आपके पास रहकर ही इसका सही इस्तेमाल हो पाएगा। मैं एक गरीब सर्वेंट हूँ और मेरे पास आपको देने के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, इसलिए प्लीज आप इसे रख लीजिए। उसकी बातें सुनकर ये किंग कियान ने कहा कि ठीक है, मुझे अपनी नई पिल्स के लिए सच में इसकी जरूरत थी तो मैं इसे रख लेती हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये फ्री में नहीं ले सकती। मैं तुम्हें मार्केट रेट से भी ज्यादा यानी पूरे 350 मैजिकल स्टोन्स इसके बदले में दूंगी। लियू बो ने तुरंत मना करते हुए कहा कि नहीं सिस्टर, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब हम दोनों पार्टनर बन चुके हैं तो पैसों की बात करना अच्छा नहीं लगता और वैसे भी मुझे इन स्टोन्स की कोई जरूरत नहीं है। उसका यह बिहेवियर देखकर ये किंग कियान ने मन ही मन सोचा कि कहीं यह लड़का सच में मुझे अपनी वाइफ तो नहीं मानने लगा है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, इस तरह पैसों की बात करना सच में अजीब लग रहा है, तो इसके बदले में मैं तुम्हें एक दूसरा कीमती गिफ्ट देती हूँ। वैसे भी लॉन्ग एओटियन तुम्हारे पीछे पड़ा है और यह सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं बहुत जल्द अपनी फैमिली से कहकर इस मैटर को सुलझा दूंगी। उसने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पेंडेंट निकाला और कहा कि यह एक प्रोटेक्शन पेंडेंट है जिसके अंदर मेरे बड़ों ने एक जादुई शील्ड बनाई है। ये किसी भी बड़े हमले को 3 बार आसानी से रोक सकता है। इसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें बस इसमें थोड़ी सी जादुई पावर डालनी होगी। फिर उसने लियू बो को देखकर पूछा कि वैसे तुम्हारे पास अब थोड़ी जादुई पावर तो आ ही गई होगी, क्योंकि तुम इस मैजिकल फ्लावर को अपने पास संभाल कर रख पाए थे। लियू बो ने बहाना बनाते हुए कहा कि सिस्टर, यह सब तो आपके कल वाले 10 मैजिकल स्टोन्स की वजह से हुआ है और साथ ही कल रात जब आप अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आगे बढ़ी तो आपकी उस कामयाबी का थोड़ा सा असर मुझ पर भी हो गया, जिससे मेरी बॉडी में थोड़ी सी जादुई पावर अपने आप आ गई। यह सुनकर ये किंग कियान हंस पड़ी और मन ही मन सोचने लगी कि भला किसी और की ट्रेनिंग का असर इस पर कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल एक अजीब लड़का है। फिर उसने लियू बो की गोद में बैठे लाइफू को देखा और कहा कि खैर छोड़ो, ये छोटा सा जीव सच में बहुत प्यारा है। अगर तुम इसे मेरे पास छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें इसके बदले एक बहुत ही पावरफुल जादुई वेपन दे सकती हूँ। यह सुनते ही लाइफू ने लियू बो को घूर कर देखा और मन ही मन कहा कि धोखेबाज इंसान, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे कभी नहीं बेचोगे, अब क्या हुआ? लियू बो ने मन ही मन लाइफू से कहा कि तुम कुछ भी बकवास मत करो, पैसों के बदले देने को बेचना कहते हैं और यहाँ सिस्टर मुझे एक बहुत ही कीमती जादुई वेपन दे रही है, तो भला यह बेचना कैसे हुआ? लाइफू को बहुत गुस्सा आया और उसने उसके हाथ पर हल्का सा काटते हुए कहा कि तुम मुझे किसी को देने के बारे में सोचना भी मत। उसने आगे धमकी दी कि अगर तुमने मुझे अपने से दूर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जादुई पोटली के सारे कीमती पौधे चबा जाऊंगा और तुम्हारा चेहरा नोच लूंगा, तब तुम्हें मेरी असली पावर का पता चलेगा। लियू बो ने उसे सहलाते हुए मन ही मन कहा कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था, तुम तो मेरी जान हो, मेरे भाई जैसे हो, लेकिन अगर सिस्टर थोड़ा और बड़ा वेपन ऑफर कर देती तो बात कुछ और होती। फिर लियू बो ने ये किंग कियान की तरफ देखा और बड़े सीधे बनकर बोला कि सिस्टर, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन यह छोटी लोमड़ी मेरे साथ बहुत सालों से है और इसके साथ मेरा बहुत गहरा अटैचमेंट है, इसलिए मैं इसे किसी और को नहीं दे पाऊंगा। ये किंग कियान ने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर कहा कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, शायद मैंने ही जल्दबाजी में तुमसे ये बात कह दी। दरअसल यहाँ बहुत अकेलापन रहता है, तो मैंने सोचा था कि अगर कोई छोटा सा जादुई पेट मेरे पास होगा तो मेरा मन लगा रहेगा और मैं उससे बातें कर सकूंगी। खैर कोई बात नहीं। लियू बो खड़ा हुआ और उसने सिस्टर से कहा कि मेरा काम अब पूरा हो चुका है,
इसलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ। फ्यूचर में अगर मुझे कोई और कीमती चीज मिली तो मैं उसे भी आपके लिए लेकर आऊंगा, तब आप प्लीज मना मत कीजिएगा। ये किंग कियान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तुम आराम से जाओ और रास्ते में थोड़ा संभल कर रहना। उसके जाने के बाद ये किंग कियान दरवाजे की तरफ देखती रही और उसने मन ही मन सोचा कि लियू बो, तुम सच में एक बहुत ही अजीब लड़के हो। तुम्हारी बातें और तुम्हारा बिहेवियर मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। वहां से निकलने के बाद लियू बो रास्ते में सोचने लगा कि भले ही मेरी पावर इस वक्त युआनैंग स्टेज पर पहुंच चुकी है, लेकिन मेरे पास लड़ने के लिए एक अच्छी जादुई तलवार तक नहीं है। अगर रास्ते में कोई बहुत ताकतवर दुश्मन मिल गया तो क्या मैं उससे मुक्के से लड़ूंगा? उसने सोचा कि मुझे सबसे पहले अपनी उस कीमती जादुई घास को बेचना होगा ताकि मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकें। लेकिन मार्केट जाने से पहले मुझे अपना यह सर्वेंट वाला हुलिया बदलना होगा ताकि लोग मुझे देखकर धोखा खा जाएं। लियू बो ने सेक्ट से बाहर आकर जादुई पावर से आलीशान कपड़े पहने और मुस्कुराते हुए खुद से कहा कि हाँ, अब जाकर मैं एक बड़ा मास्टर लग रहा हूँ, लेकिन अभी भी लुक में कुछ कमी है। उसने अपने गले में एक बड़ा सा जेड पेंडेंट लटकाया और शीशे में देखकर बोला कि अब यह लुक बिल्कुल परफेक्ट है। इतना कहकर वह शहर के सबसे बड़े मार्केट की तरफ बढ़ गया और बोला कि चलो आज इस वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस में चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। जैसे ही वह ऑक्शन हाउस के गेट पर पहुंचा, वहाँ के मैनेजर ने उसके शानदार लुक और जेड पेंडेंट को देखकर उसे एक बहुत बड़ा अमीर मास्टर समझा। उसने झुककर बड़े रिस्पेक्ट के साथ लियू बो का वेलकम किया और कहा कि इस ऑक्शन हाउस में आपका स्वागत है बड़े मास्टर। आज हमारे यहाँ आने की क्या वजह है? हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? लियू बो ने अपनी जादुई पोटली से वह पौधा निकाला और बड़े शांत लहजे में कहा कि मैं यहाँ एक जादुई घास बेचने आया हूँ, जरा देखकर इसकी सही कीमत लगाओ। मैनेजर मुस्कुराया और झुककर बोला कि मास्टर, आप मजाक कर रहे हैं? नॉर्मल जड़ी बूटियां तो बाहर मार्केट में ही बिक जाती हैं। अगर आप जैसी बड़ी पर्सनैलिटी खुद इसे हमारे पास लेकर आई है तो यह जरूर दुनिया की कोई सबसे कीमती और रेयर चीज होगी। लियू बो ने सीधे शब्दों में कहा कि यह 350 साल पुराना मैजिकल फ्लावर है। यह सुनते ही मैनेजर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और वह बोला कि मास्टर, अब आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए। यह फ्लावर तो एक बहुत ही नॉर्मल घास है जो ज्यादा से ज्यादा 30 साल में ही सूखकर खत्म हो जाती है। भला इसे 350 साल तक कौन जिंदा रख सकता है? उसने आगे कहा कि ऐसा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही लियू बो ने उस पौधे के ऊपर से कपड़ा हटाया, उसकी खुशबू और जादुई प्रेशर पूरे कमरे में फैल गया। उसे देखते ही मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह पागलों की तरह चिल्लाया कि ओ माय गॉड, ये खुशबू और ये जादुई प्रेशर, ये तो सच में कमाल है। ये कोई आम पौधा नहीं है, ये तो जड़ी बूटियों का राजा है। अगर यह पौधा हमारे बड़े मास्टर को मिल जाए तो वह गॉड लेवल की लाइफ सेविंग पिल आसानी से बना सकते हैं जो किसी मरते हुए इंसान की जान बचा सकती है। उसने कांपते हुए हाथों से उस पौधे को देखा और पूछा कि मास्टर, क्या आप सच में इस अनमोल चीज को बेचना चाहते हैं? लियू बो ने चिढ़कर कहा कि अगर बेचना नहीं होता तो क्या मैं इसे यहाँ चूल्हे में जलाने के लिए लाया हूँ? मैनेजर ने घबराकर कहा कि नहीं मास्टर, मुझसे गलती हो गई, चलिए हम सीधे काम की बात करते हैं। मैनेजर ने अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए कहा कि इस अनमोल पौधे के लिए मैं आपको सीधे 25,000 मीडियम लेवल के मैजिकल स्टोन्स दे सकता हूं। अगर आप इस डील के लिए हाँ करते हैं तो ऑक्शन हाउस का यह पूरा डिपार्टमेंट अभी के अभी आपको कैश पेमेंट कर देगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता यह है कि हम इसे बड़े ऑक्शन में रखें जहां इसकी शुरुआती बोली 2,000 से होगी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि एंड में इसकी कीमत डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। लियू बो ने हाथ हिलाकर मना कर दिया और बोला कि मेरे पास यहाँ बैठकर फालतू लोगों का चिल्लाना सुनने का टाइम नहीं है। उसने आगे कहा कि मुझे 25,000 स्टोन्स मंजूर हैं और जो भी ऊपर का एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वह तुम अपनी टिप समझकर रख लेना। यह सुनते ही मैनेजर लियू बो के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़े मास्टर, आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ी कृपा की है। उसने मन ही मन सोचा कि यह डील मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। इस पौधे की हेल्प से अब मैं भी सीधे महान मास्टर की स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। कुछ देर बाद जब लियू बो मार्केट में घूम रहा था तो उसकी गोद में बैठे लाइफू ने अचानक उसका हाथ खींचते हुए कहा कि ओ बेवकूफ इंसान, जरा उधर देखो, वहाँ कोने में जो चीज रखी है वह सच में कोई बहुत ही कमाल की चीज है। लियू बो ने आगे बढ़कर उस चीज को देखा और लाइफू से कहा कि अरे मेरा हाथ मत खींचो, आखिर ऐसा क्या है? उसने उस कबाड़ जैसी दिखने वाली चीज को हाथ में लिया और मन ही मन चौंक गया कि यह दिखने में भले ही टूटा फूटा लोहा लग रहा है, लेकिन यह तो मेरी युआनैंग स्टेज की पूरी जादुई पावर को 1 सेकंड में एब्जॉर्ब कर रहा है और बाहर से इसमें कोई चमक भी नहीं दिख रही। उसने खुशी से अपनी आंखें बड़ी की और सोचा कि इस बार तो लॉटरी लग गई, यह जरूर पुराने जमाने का कोई बहुत ही खतरनाक जादुई वेपन है, अब तो मैं अमीर हो गया। तभी वहां अचानक लॉन्ग इयोटियन आ पहुंचा। जैसे ही लियू बो ने उस टूटी हुई तलवार को अपने हाथ में लिया, लॉन्ग इयोटियन के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत की कोई बहुत बड़ी चीज किसी ने उससे जबरदस्ती छीन ली हो। वह गुस्से में लियू बो के सामने आया और चिल्लाया कि इसे अभी के अभी नीचे रखो, तुम जैसी नीची औकात वाले इस कीमती चीज को छूने के लायक भी नहीं हो। लियू बो ने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में पूछा कि क्या तुम मुझसे वह चीज छीनना चाहते हो जो मुझे पसंद आ चुकी है? लॉन्ग एओटियन ने अपनी तलवार पर हाथ रखा और बोला कि अगर तुम समझदार हो तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं वादा करता हूँ कि तुम आज इस मार्केट से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। लियू बो के चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आई और उसने बड़े आराम से पूछा कि क्या तुम्हारी बकवास खत्म हो गई? इतना कहते ही लियू बो ने अपनी बॉडी से युआनैंग स्टेज का इतना भयानक जादुई प्रेशर रिलीज किया कि पूरा मार्केट कांप उठा। आसपास खड़े लोग डर के मारे चिल्लाने लगे कि ओ माय गॉड,
ये तो युआनिंग स्टेज के महान गॉड लेवल मास्टर हैं। लियू बो ने अपनी कड़क आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ। उसका इतना कहते ही लॉन्ग योटियन डर के मारे पीछे हट गया। लियू बो ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाते हुए सोचा कि बड़े सेक्ट का सबसे टैलेंटेड हीरो बनता है, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस तो बहुत ही कमजोर निकला। उसने दुकान वाले की तरफ 500 मैजिकल स्टोन्स फेंके और कहा कि ये लो अपने पैसे, ये टूटी हुई तलवार अब से मेरी हुई। उसने लॉन्ग योटियन की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दूंगा तो तुम जैसी औकात वाले इसे संभाल भी नहीं पाओगे। इतना कहकर उसने लाइफू को उठाया और बोला कि चलो छोटे लाइफू, अब यहाँ से चलते हैं। पीछे खड़ा दुकान वाला खुशी से रोने लगा और झुककर बोला कि बड़े मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ गरीब पर बहुत बड़ी कृपा की है। अपने कमरे में वापस आकर लियू बो ने उस टूटी हुई तलवार को टेबल पर रखा और एक्साइटेड होकर बोला कि चलो अब जरा अच्छे से देखते हैं कि तुम आखिर किस लेवल की खतरनाक चीज हो। जैसे ही उसने उसमें अपनी जादुई पावर डाली, तलवार के टुकड़े पर कुछ पुराने शब्द चमकने लगे। लियू बो ने उन्हें ध्यान से पढ़ा कि इस तलवार का नाम जूशियन है। यह नाम पढ़ते ही लियू बो के होश उड़ गए और वह खुशी से चिल्लाया कि ओ माय गॉड, ये तो जूशियन गॉड स्वॉर्ड का टुकड़ा है। यह तो पुराने जमाने का वह जादुई वेपन है जो गॉड लेवल के मास्टर को भी एक झटके में खत्म कर सकता है। लेकिन फिर उसने गौर से देखा और उदास होकर सोचने लगा कि यह तलवार तो बहुत बुरी तरह टूटी हुई है। यह टुकड़ा तो असली तलवार का 10वां हिस्सा भी नहीं है। इस पूरी दुनिया में इसके बाकी के टुकड़े ढूंढना और इसे दोबारा ठीक करना तो आसमान से तारे तोड़ने जैसा मुश्किल काम है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया आया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा कि जरा रुको, ये तो सिर्फ 10वां हिस्सा है ना, लेकिन मेरा सिस्टम तो किसी को भी गिफ्ट देने पर उसका 10 गुना करके वापस देता है। तो अगर मैं तलवार का यह 10वां हिस्सा अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दूं तो क्या सिस्टम मुझे इसका 10 गुना यानी एक पूरी की पूरी साबुत जूशियन गॉड स्वॉर्ड वापस नहीं करेगा? यह सोचते ही वह खुशी से पागल हो गया और लाइफू से बोला कि चलो छोटे लाइफू, हमारी किस्मत का ताला खुलने वाला है। वह तुरंत अपना हुलिया बदलकर सीधे ये किंग कियान के महल की तरफ भागा। उसे अचानक इस तरह आए देखकर ये किंग कियान हैरान रह गई और उसने पूछा कि तुम अचानक इस तरह भागते हुए क्यों आए हो और यह तुम्हारा हुलिया कैसा हो रखा है? लियू बो ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा कि इन सब बातों को छोड़िए सिस्टर, पहले आप जरा इस जादुई तलवार को देखिए। उसने जैसे ही वह टुकड़ा टेबल पर रखा, ये किंग कियान का चेहरा एकदम सीरियस हो गया और उसने चौंकते हुए कहा कि इस पर जो जादुई प्रेशर है वह कोई नॉर्मल प्रेशर नहीं है। उसने उस टुकड़े को अपने हाथ में लिया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि यह तो महान जूशियन गॉड स्वॉर्ड का टुकड़ा है। लियू बो, तुम्हें यह इतनी कीमती और खतरनाक चीज आखिर कहां से मिली? लियू बो ने बड़े सीधे बनते हुए झूठ बोल दिया कि सिस्टर, मैं आज सुबह जब नीचे मार्केट में घूम रहा था तब मुझे ये टुकड़ा वहां मिला। मुझे लगा कि ये कोई बहुत ही स्पेशल चीज है, इसीलिए मैं इसे सीधे आपके लिए गिफ्ट के तौर पर ले आया। क्यों सिस्टर, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये किंग कियान ने बहुत सीरियस होकर कहा कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि यह कितनी बड़ी कीमती चीज है? ये पुराने जमाने के गॉड लेवल वेपन का एक टुकड़ा है। अगर ये बात बाहर पता चल गई तो बड़े बड़े गॉड लेवल के मास्टर भी इसे पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। लियू बो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सिस्टर, ये तो और भी अच्छी बात है, आपका टैलेंट बहुत कमाल का है, इसलिए यह कीमती चीज आपके हाथ में ही शोभा देगी। अगर यह मेरे पास रही तो मैं इससे सिर्फ चूल्हे की लकड़ियां ही काट पाऊंगा। ये किंग कियान ने टुकड़ा वापस बढ़ाते हुए कहा कि नहीं, यह बहुत ज्यादा कीमती है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं रख सकती। यह देखकर लियू बो के होश उड़ गए और उसने मन ही मन सोचा कि अरे सिस्टर, आप यह क्या कर रही हो? अगर आपने इसे रखने से मना कर दिया तो मेरा 10 गुना रिवॉर्ड देने वाला सिस्टम कैसे एक्टिवेट होगा? प्लीज ऐसा मत करो। लियू बो ने तुरंत एक सीरियस चेहरा बनाया और बोला कि सिस्टर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके पास गॉड लेवल का टैलेंट है और इसे पास रखने से आपकी ट्रेनिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। वैसे भी हम दोनों लाइफ पार्टनर हैं, तो आपकी पावर जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसका फायदा घूम फिरकर मुझे ही मिलेगा। लेकिन अगर यह मेरे पास रहा तो यह सिर्फ लोहे का एक बेकार टुकड़ा ही बनकर रह जाएगा। उसने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि लॉन्ग एओटियन पहले से ही मेरे पीछे पड़ा है। अगर उसे गलती से भी भनक लग गई कि मेरे पास ऐसा कोई जादुई वेपन है तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए यह जादुई टुकड़ा आपके पास रहना ही सबसे ज्यादा सेफ है। उसकी इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर ये किंग कियान पिघल गई और उसने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे रख लेती हूँ। जैसे ही उसने वह टुकड़ा अपने हाथ में लिया, लियू बो के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी कि कांग्रेचुलेशंस मास्टर, आपका गिफ्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ आपका 10 गुना रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। आपको मिलती है पूरी की पूरी असली जूशियन गॉड स्वॉर्ड। यह सुनते ही लियू बो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने मन ही मन सोचा कि आखिरकार मेरा प्लान कामयाब रहा और मैं एक ही झटके में अमीर हो गया। उसने मुस्कुराते हुए ये किंग कियान से कहा कि ठीक है सिस्टर, अब काफी रात हो चुकी है, आप आराम कीजिए और मैं यहाँ से चलता हूँ। ये किंग कियान ने भी प्यार से कहा कि ठीक है, तुम रास्ते में थोड़ा संभल कर जाना। थोड़ी देर बाद जब लियू बो जंगल के रास्ते वापस जा रहा था तो उसकी गोद में बैठा लाइफू चिढ़कर बोला कि लियू बो, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें जो भी कीमती चीज मिलती है तुम उसे तुरंत उस लड़की को गिफ्ट कर देते हो। लियू बो ने उसके सिर पर धीरे से मारते हुए कहा कि तुम एक सिंगल लोमड़ी हो, तुम इन सब बातों को क्या समझोगे? लाइफू ने मुंह बनाते हुए कहा कि हाँ ठीक है, मैं तो कुछ नहीं समझता, लेकिन तुम मुझे यह तो बताओ कि इस आधी रात को हम अपने कमरे में सोने के बजाय इस ठंडे और सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? यहाँ इतनी ठंड में हम पागलों की तरह सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं ताकि तुम अपना वह जादुई बॉक्स खोल सको जो तुम्हें सिस्टम से मिला है। लियू बो ने झाड़ियों की तरफ देखते हुए धीरे से कहा कि आधी रात को जागने वाले यहाँ सिर्फ हम दोनों ही नहीं है बल्कि कोई और भी है। तभी अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और हंसते हुए बोला कि लड़के, तुम्हारी समझने की पावर तो काफी अच्छी है,
लेकिन तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। लॉन्ग मास्टर ने कहा है कि तुम्हें ऐसी मौत दी जाए जिसकी आत्मा हमेशा तड़पती रहे, और मैं उनका प्रोटेक्टर होने के नाते उनकी यह विश जरूर पूरी करूंगा। वैसे तुम्हारी यह रेड ड्रेस तुम्हारे कफन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लियू बो ने उसकी पावर को महसूस किया और मन ही मन कहा कि तो तुम युआनिंग स्टेज के मास्टर हो। अगर तुम थोड़े दिन पहले आए होते तो मेरे लिए सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो पावर है उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। इससे पहले कि लियू बो कुछ करता, उसकी गोद से लाइफू कूदकर आगे आया और चिल्लाया कि लियू बो, तुम यहाँ से जल्दी भागो, मैं इसे यहीं पर रोक कर रखती हूँ। बूढ़े ने हंसते हुए कहा कि तुम एक छोटे से जीव होकर मेरे सामने आने की हिम्मत कर रहे हो, तुम सच में बेवकूफ हो। उसने एक झटके में लाइफू को दूर फेंक दिया। लाइफू को चोट लगते देख लियू बो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह चिल्लाया कि बूढ़े कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे पेट को चोट पहुंचाई। अगर तू खुद अपनी मौत चाहता है तो अब मुझे दोष मत देना। लियू बो ने तुरंत अपनी जादुई पोटली से वह पूरी जूशियन गॉड स्वॉर्ड बाहर निकाली। उसकी चमक और जादुई प्रेशर देखते ही बूढ़े के होश उड़ गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लियू बो ने तलवार से एक जोरदार वार किया और उस बूढ़े मास्टर को वहीं पर खत्म कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि लियू बो हांफने लगा और उसने अपनी तलवार को देखते हुए कहा कि यह जूशियन गॉड स्वॉर्ड सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। इसके सिर्फ एक वार ने मेरी युआनिंग स्टेज की पूरी जादुई पावर को 1 सेकंड में खत्म कर दिया। तभी अंधेरे से एक और अनजान आवाज गूंजी कि यंग मैन, तलवार का इस्तेमाल इस तरह बिल्कुल नहीं किया जाता। लियू बो ने उस आवाज की तरफ देखा और गुस्से में कहा कि जब आप तलवार के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो फिर अंधेरे में छुपकर तमाशा क्यों देख रहे थे? अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है तब आप बाहर आए हैं। क्या आपको मेरा लड़ने का तरीका पसंद नहीं आया जो आप खुद मुझे सिखाने के लिए बाहर आना चाहते हैं? अंधेरे से एक बूढ़ा साधु बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो गॉड लेवल की तलवार है उसका जादुई प्रेशर बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। लेकिन इस वक्त तुम्हारी जादुई पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी है और तुमने जबरदस्ती अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इस वक्त तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। उस साधु ने लियू बो को डराते हुए आगे कहा कि जरा सोचो, अगर इस वक्त मेरे मन में तुम्हें मारकर तुम्हारी यह कीमती तलवार छीनने का ख्याल आ जाए तो तुम खुद को बचाने के लिए मेरे सामने कितने समय तक टिक पाओगे? लियू बो ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और हिम्मत दिखाते हुए बोला कि अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई ख्याल है तो तुम आगे बढ़कर ट्राई कर सकते हो। मुझे भी देखना है कि तुम्हारी बॉडी ज्यादा मजबूत है या मेरी इस तलवार की धार। उस साधु ने जब अपनी जादुई नजरों से लियू बो को चेक करने की कोशिश की तो उसे लियू बो के अंदर सिर्फ एक खालीपन दिखाई दिया। वह लियू बो के असली लेवल को बिल्कुल नहीं समझ पाया और मन ही मन सोचने लगा कि यह लड़का बहुत अजीब है, मैं इसकी असली पावर को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। अगर हमारी लड़ाई हुई और मैंने खुद को बचा भी लिया तो भी इस लड़के की पावर मेरे कुछ दांत तो जरूर तोड़ देगी। साधु ने जोर से ठाका लगाया और बोला कि तुम बहुत चालाक लड़के हो और तुम्हारा अपने दुश्मनों पर शक करना भी बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जो कंडीशन है उसे देखकर कोई भी तुम्हें एक उंगली से गिरा सकता है। तुम इस वक्त हवा में तलवार चलाने की हालत में भी नहीं हो, तो भला मुझसे क्या लड़ोगे? अपनी इस लड़ने वाली पोजीशन को छोड़ो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी जादुई तलवार की असली पावर का एक छोटा सा नजारा दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए कि असल में तलवार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसने आगे बढ़ते हुए लियू बो से कहा कि मैं तुम्हें अपनी तलवार के 2 सबसे खास मूव्स सिखाने जा रहा हूँ। अब तुम इसमें से कितना सीख पाते हो यह पूरी तरह तुम्हारी अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है। लियू बो ने साधु के उन खतरनाक मूव्स को देखकर हैरान होते हुए मन ही मन सोचा कि इतने बड़े लेवल की जादुई टेक्निक इसने मुझे इतनी आसानी से सिखा दी। उसने साधु की तरफ देखा और सीधे पूछा कि बूढ़े बाबा, तुम आखिरकार मुझसे चाहते क्या हो? मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि इस दुनिया में कोई किसी को फ्री में इतनी बड़ी चीज सिखा सकता है। साधु ने हंसते हुए जवाब दिया कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो लड़के, मेरे मन में ऐसा कोई लालच नहीं है। मैं तो बस यह देखना चाहता हूँ कि नर्क को भी चीर देने वाली यह खतरनाक गॉड लेवल तलवार जब तुम्हारे जैसे एक बागी लड़के के हाथ में आई है तो क्या तुम इस मतलबी और मतवाले आसमान का घमंड तोड़कर इसमें कोई बड़ा सुराख कर पाते हो या नहीं? उसने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो अब यह सीरियस चेहरा बनाना बंद करो। साधु ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा कि मैंने अपनी शराब के नशे में इस पूरे इलाके के चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत जादुई शील्ड बना दी है जो सब कुछ छुपाकर रख सकती है, लेकिन एक अगरबत्ती जलने के टाइम के बाद यह शील्ड अपने आप खत्म हो जाएगी और जैसे ही यह गायब होगी सेक्ट के वे सारे खतरनाक मास्टर 1 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएंगे। अगर तुम उन सब के हाथों अपनी जान नहीं गंवाना चाहते तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। इतना कहकर वह साधु अपनी मस्ती में झूमते हुए और अपनी जादुई तलवार पर सवार होकर आसमान की तरफ चला गया। हवा में उसकी आवाज गूंज रही थी कि एक बड़ी जिंदगी का सपना और शराब की एक बोतल, हजारों सालों की यह दुनिया और मेरी यह तलवार ही मेरी नाव है, अब मैं चलता हूँ। उनके जाते ही लियू बो जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहते हुए सोचने लगा कि शिट, मेरी जादुई पावर पूरी तरह खत्म हो चुकी है और बॉडी बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। अगर मैं इस छोटे लाइफू को लेकर अपने पैरों से भागने की कोशिश करूंगा तो हम उन खतरनाक मास्टर्स से कभी नहीं जीत पाएंगे। अब तो मुझे सिर्फ अपनी किस्मत पर ही दांव लगाना होगा। उसने खड़े होने की कोशिश की लेकिन तभी उसे दूर से मास्टर्स की जादुई पावर अपनी तरफ आती हुई महसूस हुई। उसने घबरा कर कहा कि नहीं, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और पैदल भागना अब बिल्कुल इम्पॉसिबल है।
ल्यूबो ने एक गहरी सांस ली और उस बूढ़े साधु के सिखाए हुए कदमों वाले मूव्स को याद करने लगा। उसने अपनी पूरी बची खुची पावर को पैरों में इकट्ठा किया और आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाया कि बूढ़े बाबा, अगर तुम्हारी सिखाई हुई यह जादुई स्पीड टेक्निक इस वक्त काम नहीं आई तो मैं भूत बनकर सबसे पहले तुम्हारी वह शराब की बोतल ही आकर तोड़ूंगा। इतना कहते ही उसने एक बहुत लंबी छलांग लगाई और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया।